नमस्ते बच्चों। तो हम लोग अभी आज मैथ्स का चैप्टर 2.2 करेंगे। अ, तो बच्चों अभी हम लोग बहुत जल्दबाजी में नहीं कर रहे। ईच टॉपिक को, हर एक पार्ट, चैप्टर के पार्ट को बहुत डिटेल में करेंगे ताकि अपनी फाउंडेशन स्ट्रांग हो। और हम नियमित रूप से प्रैक्टिस करेंगे तो फाइनल बोर्ड में हमारा टारगेट है एटलीस्ट 95% लाने का। तो हम नियमित रूप से धीरे और जल्दबाजी नहीं कर रोज प्रैक्टिस करेंगे। और आपको कभी भी कोई डिफिकल्टी हो तो आप मुझे मैसेज करिए। मैं रिलेटेड वीडियो बनाकर या आपको टेक्स्ट में सॉल्यूशन लिखकर भेज सकती हूँ। तो अभी ये है चैप्टर 2.2 का टॉपिक है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अंकगणित की मूलभूत प्रमेय। तो हम पहली क्लासेस में पढ़ चुके हैं प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजिट नंबर्स में। प्राइम नंबर्स लाइक अभाज्य संख्याएं और कॉम्पोजिट नंबर्स मतलब भाज्य संख्याएं। कॉम्पोजिट नंबर्स मतलब भाज्य संख्याएं जैसे कि 6, तो इसका गुणनफल होता है 2 और 3। लेकिन जो प्राइम नंबर्स होते हैं जैसे कि 7, तो इसका गुणनफल खाली सिर्फ वो नंबर और या 1 होता है। तो प्राइम नंबर्स का गुण के फैक्टर्स जो होते हैं वो गुणनखंड या तो 1 होता है या p होता है। जबकि कंपोजिट नंबर्स के को विभिन्न अक्षर नंबर्स के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो जैसे 5313 नंबर है तो इसके गुणनखंड हैं 3, 7, 11 और 23। ठीक, ये इसके फैक्टर्स हैं और इन्हें मल्टीप्लाई करें या ये इसके गुणनखंड हैं। और इनको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपको मिलेगा 5313। वैसे 140 के गुणनखंड है, अपन लिख सकते हैं 457। तो ये दोनों कंपोजिट नंबर्स हैं, यानी भाज्य संख्याएं हैं। तो हम देख रहे हैं कि 5313 ये गुणनखंड, इसके गुणनखंड ये सब प्राइम हैं, यानी कि अभाज्य संख्या हैं। इनको फिर से फैक्टराइज नहीं किया जा सकता। 3, 7, 11, 23 ये चारों प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। लेकिन 140 में आप देखें कि 4 जो है ये भाज्य संख्या है। इसको फिर से आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स 2, 5 टाइम्स 7। सो 2 टाइम्स 2 जो है वो, अब जाकर, अब ये जो नंबर्स हैं ये सब प्राइम नंबर्स हैं, मतलब अभाज्य संख्याएं हैं। जबकि कि ये जो है 4, 5, 7, इसमें 4 जो है वो भाज्य संख्याएं हैं। तो मतलब ये है कि प्रत्येक गुणनखंड को या तो अभाज्य पूर्णांक जैसे इसमें लिख सकते हैं या भाज्य पूर्णांक या इसे इसमें लिख सकते हैं। तो ये जो है 140 का ये अभाज्य पूर्णांक के रूप में लिखा हुआ है, मतलब प्राइम नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखा हुआ है। और 140 के ये जो हैं ये भाज्य पूर्णांक यानी कॉम्पोजिट नंबर्स के रूप में लिखा गया है। तो जैसे ये नंबर है 32760, तो अपन को इसके गुणनखंड निकालने हैं। तो हम लोग जैसे प्राइम नंबर्स हमें पता है, सबसे पहले 2, 3, 5, 7, 11, 13 है। तो हम लोग ये भी स्टार्ट कर सकते हैं कि जैसे उसको पहले 3 से डिवाइड किया, लेकिन हमें हमेशा सबसे छोटे प्राइम नंबर से इसीलिए स्टार्ट करते हैं ताकि कोई नंबर मिस ना हो जाए और हम इजीली उससे कर सकें। तो हम इजीली उसके गुणनखंड निकाल सकें।
तो ये हमने 32760 नंबर का गुणनखंडन किया है प्राइम नंबर्स के रूप में। तो इसको आप लिख सकते हैं। तो ये 32760 का प्राइम फैक्टराइजेशन है। मतलब अभाज्य संख्याओं में उसका इसका एक गुणनखंड अभाज्य संख्याओं के रूप में है। यही हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। इसलिए यही हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक या अंकगणित का मूलभूत प्रमेय है। तो यह फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर, यानी कि हर भाज्य संख्या को फैक्टराइज किया जा सकता है या गुणनखंड किया जा सकता है एज अ प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम। जैसे अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में उन्हें फैक्टराइज किया जा सकता है। और फैक्टराइजेशन इज यूनिक apart from the order in which prime factors occur. So, every composite number can be expressed as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which prime factors appear. यानी कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में या गुणनखंडित किया जा सकता है, और वो यूनिक होता है। बस उसके क्रम को छोड़ दीजिए। आप क्रम को अगर ध्यान में न रखें तो वो एक यूनिक होता है। तो यही अंकगणित की मूलभूत प्रमेय है। और यहाँ पर देखिए, जैसे 18 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो इसको हम 2 × 3 × 3 लिख सकते हैं ऐसे, या 18 को 3 × 2 × 3 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये एक यूनिक है। बस द ऑर्डर, जिस ऑर्डर में हम लिख रहे हैं फैक्टराइज को, उसको छोड़ दें तो ये जो फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टराइजेशन, वो यूनिक है। और कोई भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हम लिख सकते हैं। यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। तो हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के प्रयोग देखेंगे, और इस क्वेश्चन में देखेंगे कि उसको कैसे यूज किया जा सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो ये क्वेश्चन है, कंसिडर अ नंबर 4 raised to power n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 raised to power n एंड्स विद डिजिट 0। यानी कि आप जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 4n का 4n का जो लास्ट अंक है वो शून्य हो सकता है। मानी मान लो कि ये 100 है, 1000 है। तो इसका जो लास्ट अंक है, तो 4n जो है उसका एन की किसी भी वैल्यू पर, जैसे 4 raised to power 1 4 होगा, लेकिन अगर 4 raised to power n बहुत बड़ा नंबर हुआ तो तो क्या उसकी जो लास्ट संख्या है वो शून्य हो सकती है। तो आप इसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को यूज करेंगे और इसे अ, इसको चेक करेंगे। तो हमने अभी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ा कि कोई भी कंपोजिट नंबर या कोई भी भाज्य संख्या संख्या को अभाज्य संख्याओं के प्रोडक्ट के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो जैसे ये 4 raised to power n है, तो 4 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो 2 × 2 raised to power n होगा। तो ये होगा 2 raised to power 2n। ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि अगर 4 raised to power n का n डिजिट अगर 0 है, तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होना चाहिए, जैसे कि 10 है।
तो वो 5 से डिविजिबल है, 1000 है तो वो 5 से डिविजिबल है, कितना भी बड़ा नंबर लिख लीजिए आप। ये 6370890, अगर इसका यूनिट संख्या या लास्ट यूनिट जीरो है तो वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। लेकिन तो प्राइम प्राइम फैक्टराइजेशन का 4 रेज टू पावर n में 5 एक फैक्टर होना चाहिए। ओके, तो उसका जैसे कि 20 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 रेज टू पावर 2 टाइम्स 5। तो ये 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब इसका एक फैक्टर 5 है। तो अगर 4 रेज टू पावर n 5 से डिविजिबल है तो इसका एक फैक्टर, एक प्राइम फैक्टर, इसका एक अभाज्य गुणनखंड 5 होना चाहिए, लेकिन वो नहीं है क्योंकि 2 है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन सिर्फ उसका प्राइम फैक्टर 2 है, जबकि 5 नहीं है, इसका मतलब ये है। और हम जानते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यूनिक है, मतलब उसके फैक्टर्स यूनिक हैं। तो इसमें कोई और अदर प्राइम फैक्टर्स नहीं है। इसका मतलब कि ऐसा कोई भी एन नेचुरल नंबर नहीं हो सकता जिसके के कारण 4 रेज टू पावर n का लास्ट डिजिट जीरो हो, क्योंकि अगर लास्ट डिजिट जीरो होता तो वो 5 से डिविजिबल जरूर होता। अगर वो 5 से डिविजिबल जरूर होता तो उसका एक प्राइम फैक्टर 5 होता, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में एक फैक्टर 5 होता, लेकिन वो नहीं है। प्राइम फैक्टराइजेशन में फैक्टर सिर्फ 2 है। इसीलिए हम लिखेंगे कि इसमें ऐसी कोई प्राकृतिक नंबर नहीं, एन नहीं है जिसके कारण 4n का एंड डिजिट जीरो हो। तो हमने सेवेंथ और एट्थ ग्रेड में HCF और LCM निकालना सीखा था, लेकिन अब हम इसे, हमने जो नया थ्योरम सीखा है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, या अंक गणित का मूलभूत प्रमेय, तो उसको यूज कर कर हम जो थ्योरम सीखा है अभी उसको यूज कर कर हम HCF और LCM निकालेंगे। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और महत्तम समापवर्त वो होता है, क्योंकि दो नंबर्स में या तीन में वो सबसे बड़ी संख्या जो दो या दो से अधिक संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर सके बिना शेषफल के। जैसे कि हमारे पास दो नंबर हैं, 12 और 18। तो इसके जब हम गुणनखंड निकालते हैं या फैक्टर्स निकालते हैं तो हम देखते हैं कि 6 एक ऐसा फैक्टर है। पहले हमने दोनों को डिवाइड किया, हम उसी नंबर से डिवाइड करेंगे जिससे कि दोनों डिवाइड हो सके। तो 2 दो से दोनों डिवाइड हो सकते हैं, 12 और 18 और 2 6 12। ओके, सो फिर जैसे ये 3 है, तो जैसे हमें HCF निकालना है या महत्तम समापवर्त निकालना है, तो हमें ये देखना है कि वह सबसे बड़ी संख्या जो दी गई दो या से दो से अधिक संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर सके। ओके, तो हमें जब इसको इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो हम देखेंगे कि वो एक फैक्टर जिससे कि दोनों डिवाइड कर सकें, हम दोनों को। तो ये हो जाएगा, जैसे 2 × 6 = 12, 2 9 × 18, सो दोनों 2 से डिविजिबल हैं। फिर 3, सो 3 × 2 = 6, और 3 × 3 = 9, सो 3 भी हो गया। लेकिन अब ऐसा, ये 2 और 3 दोनों सिर्फ 1 से हो सकते हैं,
और दोनों किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते। इसका मतलब जो 6 है वो हमारा HCF है। तो वो कॉमन गुणनखंड है और ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इसमें। वैसे ही LCM, सो लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM मतलब लघुत्तम समाप गुणज, मतलब छोटे से छोटा मल्टीपल जो दोनों नंबर्स में विद्यमान हो। जैसे कि 4 और 6, तो 4 के मल्टीपल्स क्या हैं? 4, 8, 12, 16, और 6 के क्या हैं? 6 और 12, 18। तो इसमें जो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल या सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है वो 12 है। तो 4 और 6 का जो LCM होगा वो होगा 12। ठीक है। तो इन दोनों को, HCF और LCM को हमें ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कैसे यूज करेंगे, इसे हम देखते हैं। तो दो नंबर्स दिए गए हैं हमें, 26 और 91। तो इसके हमें HCF और LCM निकालना है। तो पहले हम इसके प्राइम फैक्टर्स या अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो ये हैं इसके प्राइम फैक्टर्स या फिर अभाज्य गुणनखंड। 2 रेज टू पावर 1 इंटू 13 रेज टू पावर 1, और 91 का हो गया 7 रेज टू पावर 1 और 13 रेज टू पावर 1। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें गुणनखंड से प्राप्त संख्याओं के कॉमन अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। मतलब कि जो कि इसमें जो कॉमन है उसमें इन दोनों में जो कॉमन है वो हम निकालेंगे। तो इसमें कॉमन है 13, बाकी 2 भी कॉमन नहीं है और 7 भी नहीं है, और 13 की भी एक ही पावर कॉमन है, मतलब 13 रेज टू पावर 1। सो ये HCF हो गया 13। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम इसके जो प्राइम फैक्टर्स के नंबर्स आए उनमें कॉमन देख लेंगे, और वो हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब निकालते हैं LCM। तो LCM में इधर हमने स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर लिया था 26 और 91 में। LCM में हम ग्रेटेस्ट पावर देखेंगे, मतलब सबसे बड़ी घात का गुणनफल देखेंगे दोनों में। तो उसमें हम LCM में हम देखेंगे ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, मतलब सारे नंबर जो कॉमन हैं वो आ जाने चाहिए। इसमें हम कॉमन देख रहे थे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ओके, जो कि दोनों में है। ओके, इसमें हम देखेंगे ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, यानी कि प्रत्येक अभाज्य गुणनफल की सबसे बड़ी घात। तो ये हो गया 2, 7 और 13, क्योंकि दोनों में कॉमन है और उसकी पावर 1 है दोनों में, तो ये हो जाएगा 1। तो ये हो गया LCM। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया हमारा 13 और LCM हो गया हमारा 182। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब निकालेंगे तो हम इसमें कॉमन फैक्टर देखेंगे, दोनों में जो कॉमन होगा उसे ही लेंगे, और इसमें हम सारे फैक्टर्स लेंगे हाईएस्ट ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर।
जब हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे तो एक और तथ्य हमारे सामने आता है, वो ये कि कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हों, ए और बी, तो अगर उसके एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करें तो वो बराबर होता है उन दोनों नंबर्स के गुणनफल के बराबर। जैसे कि हम एचसीएफ देखें तो एचसीएफ इसमें आया 13 और एलसीएम आया 2 टाइम्स 7 टाइम्स 13। तो ये हो गया 2 टाइम्स 7 टाइम्स 13 टाइम्स 13, और इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 13 टाइम्स 7 टाइम्स 13, जो कि हो गया A टाइम्स B। तो ये बहुत यूजफुल है। अगर हमारे पास ए और A टाइम्स B है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट है और एलसीएम है, तो हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास एचसीएफ है और दो वो नंबर्स का प्रोडक्ट है, तो हम एलसीएम निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन 4 है आपकी बुक का, कि एचसीएफ दिया गया है 306 और 657 का 9, और एलसीएम आपको निकालना है। तो अभी अभी जो तथ्य हमने अ, पढ़ा था लास्ट इसमें, कि एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट दो नंबर्स का प्रोडक्ट होता है। तो आइए इस तथ्य को यूज कर हम इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये HCF टाइम्स LCM इज इक्वल टू A टाइम्स B। तो A यहाँ पर है 306 और B है 657, और HCF 9 जो दिया हुआ है। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद हम देखते हैं, ये सॉल्व करने पर हमारा जो एलसीएम है वो आ जाता है 22338। तो हमने दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया और उसको HCF 9 से डिवाइड किया। तो ये क्वेश्चन 7 है आपकी बुक का। देर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द sport fields like this. So Sonia takes 18 minutes to drive one round like this, and Ravi takes 12 minutes for the same. So after how many minutes they will meet again? मतलब किसी खेल के मैदान में एक सर्कुलर पाथ है, वृत्ताकार पाथ है मैदान का। तो मैदान का एक चक्कर लगाने के लिए सोनिया को लगते हैं 18 मिनट और रवि को लगते हैं 12 मिनट। तो कितनी मिनट के बाद वो लोग स्टार्टिंग पॉइंट में एक साथ मिलेंगे? जैसे कि वो, ये सर्कुलर पाथ है, तो सोनिया यहाँ, इसको 18 मिनट लगते हैं, ठीक है, और रवि को लगते हैं 12 मिनट ये कवर करने में। तो वो लोग स्टार्टिंग पॉइंट में कब एक साथ यहाँ पर मिलेंगे? तो इसमें अपन किस चीज का यूज करेंगे? एलसीएम का। क्योंकि अपन को पता है कि जैसे कि 12 है और 18 है, तो कि एक के 2 राउंड हो गए हों और दूसरे के 3 राउंड हो गए हों, तो वो एक साथ जगह पर मिलेंगे। लेकिन उनका स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब उनके कंप्लीट राउंड्स जब होंगे तो वो एक साथ मिलेंगे। भले उनके, रवि के ज्यादा राउंड्स होंगे क्योंकि स्पीड ज्यादा है, सोनिया के कम राउंड्स होंगे क्योंकि स्पीड कम है, लेकिन फिर भी वो स्टार्टिंग पॉइंट पे एक साथ मिलेंगे। तो वो लोग कब मिलेंगे? तो इसके लिए हम अ, अ, निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए 12 और 18 हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, 12 और 18 के। तो 12 के हो गए 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3, सो 2 स्क्वायर टाइम्स 3, और सॉरी ये है 2। तो ये हो गया 1 मिनट।
ठीक है। और 18 का हो गया 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3, 2 टाइम्स 3 स्क्वायर। अब एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर। ओके। तो इसमें ये एलसीएम हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर टाइम्स 3 स्क्वायर। ओके, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, सो 2 स्क्वायर टाइम्स 3 स्क्वायर। ये होगा 4 टाइम्स 9 और 36। मतलब वो स्टार्टिंग पॉइंट में 36 मिनट्स बाद मिलेंगे। हम इसे चेक भी कर सकते हैं। तो जैसे सोनिया ने यहाँ से स्टार्ट किया, तो एक राउंड किया 18 मिनट्स में, ठीक है। और सेकंड राउंड किया 36 मिनट्स में। सो 36 मिनट्स में सोनिया फिर से यहीं पर होंगी। ओके। और इसी जगह अगर हम रवि का देखेंगे, तो 12 मिनट्स में वन राउंड किया, तो यहाँ हो गए 12। फिर 12 में फिर 20, फिर दूसरा राउंड किया तो हो गए 24। और थर्ड राउंड पूरा हुआ तब 36 हो गए। तो 36 के बाद दोनों जगह, दोनों यहीं पर स्टार्टिंग पॉइंट में ही कंप्लीट करेंगे और दे विल मीट। लेकिन रवि के होंगे 3। रवि, तो रवि ने 3 राउंड्स किए होंगे, सोनिया ने 2 राउंड्स किए होंगे। लेकिन वो स्टार्टिंग पॉइंट में फिर यहाँ पर 36 मिनट्स बाद मिलेंगे। हम वैसे भी एलसीएम निकाल सकते हैं, जैसे कि हाईएस्ट पावर लेकर भी। तो तो ये जो हमारा मेथड है फैक्टराइजेशन से, इससे भी हम एलसीएम अगर निकालेंगे तो भी ये 4 टाइम्स 9 36 आएगा। 2 टाइम्स 9 2 टाइम्स 6, और फिर 2 9 नहीं जाएगा। इसमें हम कॉमन नहीं देखते हैं, इसमें हम ट्राई करते हैं जब तक कि 1 1 ना आ जाए। ठीक है। अगर कॉमन नहीं है तो कोई बात नहीं, हम उसे कैरी ऑन करते हैं। तो ये हमारा, इस मेथड से भी अगर हम एलसीएम देखें तो 36 आएगा। ठीक है। तो प्लीज आप प्रैक्टिस करिए, और कोई डिफिकल्टी हो तो मुझे टेक्स्ट करिए, और हम फिर नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।